everyone. In this video, I am going to explain about Bohr's atomic model. हम इस वीडियो के अंदर मेनली स्टडी करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में, उसके पोस्टुलेट्स स्टडी करेंगे और उसकी लिमिटेशंस को स्टडी करेंगे. ओके, बोर्स एटॉमिक मॉडल की हमें नीड क्यों पड़ी? सबसे पहले हमें ये स्टडी करना है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल की हमें नीड क्यों पड़ी, हमें क्यों स्टडी करना पड़ा ये मॉडल. तो इससे पहले क्या था, एक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था. रदरफोर्ड जो मॉडल था वो मेनली क्या हो गया था, फेल हो गया था. ठीक है ना. कोई मॉडल कब आता है, जब कोई फेल हो जाता है पहले वाला मॉडल. ओके, जैसे रदरफोर्ड मॉडल जो था वो क्या हो गया था, फेल हो गया था. कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. रदरफोर्ड मॉडल जो था वो मेनली स्टेबिलिटी जो है एटम की उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. ठीक है. एंड वो कोई इंफॉर्मेशन जो है मेनली नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम. सेकेंड पॉइंट ये है कि वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया था इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में ऑफ एटम की. दैट इज इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो कैसे क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं. और व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, और उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज क्या है. तो उस सभी को जो रदरफोर्ड मॉडल था वो क्या हुआ था, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. ठीक है. तो इस वजह से हमारा क्या हुआ था, बोर्स एटॉमिक मॉडल आया था जिसकी हमें क्या करनी पड़ी थी, स्टडी करनी पड़ी थी. ठीक है, जिसे हम स्टडी मेनली करते हैं. सबसे पहले आता है हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल. बोर्स एटॉमिक मॉडल को हम स्टडी करते हैं तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है. फर्स्टली हम इसके पोस्टुलेट्स स्टडी करेंगे. तो बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है मेनली बेस्ड है किस पर, पोस्टुलेट्स पर. पोस्टुलेट्स क्या है कि अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पोस्टुलेट दिया था कि एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ हेवीली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर and it is surrounded by the electrons, and that all electrons revolve around the nucleus in a certain specified path which have fixed value of radius and energy, and that path is known as orbit. Also these orbits have definite value of energy, so it is also called as energy level or energy shell. इस पोस्टुलेट्स के अंदर क्या कहा कि नील्स बोर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मॉडल क्या किया था, डिस्क्राइब किया था. ठीक है, दिया था. ठीक है. उन्होंने ही पहला पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट में कहा कि एटम जो है वो मेनली उसके सेंटर में क्या कंसिस्ट करता है, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कंसिस्ट करता है जो जिस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है. ठीक है. और उसके सराउंडेड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. जो कि क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, जो कि क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं. इन्होंने बोला कि यहाँ पे एक एटम है, एटम जो है उस पे मेनली क्या है, सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, जो उस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. देखो हम न्यूक्लियस और न्यूक्लियस ये दोनों ही सेम चीज होती है. इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना कि न्यूक्लियस अलग होता है या न्यूक्लियस अलग है. दोनों सेम चीज है, बस क्या क्या डिफरेंट होता है, नेम. ओके. तो एंड दैट all electron revolve around the nucleus in a certain specified path which have fixed value of radius and energy. ये क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, मतलब एक पर्टिकुलर पाथ में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, मूव करता है, मतलब घूमता है. ठीक है. जहां पर उसकी फिक्स वैल्यू होती है क्या, उस पाथ की, रेडियस की एंड एनर्जी की. एंड दैट पाथ, और उस पाथ को क्या बोला जाता है, नॉन एज ऑर्बिट. ओके. ऑल्सो दिस ऑर्बिट्स हैव डेफिनिट वैल्यू ऑफ एनर्जी, और इस ऑर्बिट की क्या होती है, जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है. ठीक है. पर्टिकुलर वैल्यू होती है. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, उस एनर्जी मतलब उसे क्या कहा जाता है, एनर्जी लेवल और एनर्जी शेल. इस पोस्टुलेट को और अच्छे से एक्सप्लेन मैंने नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम की हेल्प से किया है. ओके. तो नेक्स्ट हमारा मेनली क्या होगा, डायग्राम शो होगा स्ट्रक्चर किसकी, एटम की. ये देखो, ये हमारा मेनली क्या शो कर रहा है, ये एक स्ट्रक्चर है एटम की. सेंटर पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है जो कि न्यूक्लियस है. इस सराउंडिंग में अगर आप देखो तो ये क्या है, हमारे ऑर्बिट्स, ब्लैक कलर की क्या शो रहे हैं, ये ऑर्बिट्स. ठीक है. और ये जो रेड कलर की डॉट्स हैं क्या शो कर रहा है, मेनली इलेक्ट्रॉन्स को. अगर आप देखो तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस. ये जो ऑर्बिट्स हैं क्या शो कर रहे हैं, एनर्जी लेवल, एनर्जी शेल और ऑर्बिट को. ओके. और जो ये डॉट्स हैं मेनली क्या शो कर रही है, इलेक्ट्रॉन. ओवरऑल इस डायग्राम में क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक बता रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस. ये हमारा सेंटर में क्या न्यूक्लियस है, जिसे हम सेकंड नेम बोलते हैं न्यूक्लियोलस. और एक बात और, यहाँ पे जो ये मतलब जो ये ऑर्बिट होती है इसके टू नेम्स और होते हैं, एनर्जी लेवल और एनर्जी शेल. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि एनर्जी लेवल क्या होता है, एनर्जी शेल क्या होता है या ऑर्बिट क्या होता है. तीनों ही सेम चीज होती है. मेनली होता क्या है कि एक पाथ होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमारा रिवॉल्व करता है. बस डिफरेंस क्या होता है कि नेम क्या होता है, डिफरेंट होते हैं, पर होती क्या है, तीनों सेम चीज. ओके, सेम थिंग.
तो ये जो हमारे डॉट शो कर रहा है रेड, ये क्या होते हैं मेनली इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और मेनली जो ये हमारे ऑर्बिट्स होते हैं, ये मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, मतलब जो डिजाइन किए जाते हैं वो किए जाते हैं 1 2 3 4, किसकी हेल्प से किए जाते हैं 1 2 3 4। ओके, और जो इसमें ये देखो देखो दिया हुआ है कि द ऑर्बिट्स आर मैथमेटिकली डिजाइनेटेड बाय 1 2 3 4 एंड अल्फाबेटिकली कैसे करते हैं बाय के एल एम एंड स्टार्टिंग कहाँ से होता है, फ्रॉम न्यूक्लियोलस से। के एल और ये एम जो होती है ये हमारी क्या होती है, शेल्स होती है। क्या होती है, शेल्स होती है, जिन्हें हम सब शेल्स भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट हमारा क्या है, सेकंड पोस्टुलेट है कि द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिट इज डू नॉट चेंज विद टाइम। इन्होंने बोला कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो चेंज, जो ऑर्बिट के अंदर होती है वो चेंज नहीं होती टाइम के साथ। मीन्स क्या है कि द इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट, द एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट एंड हेंस दीज ऑर्बिट्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्टेशनरी स्टेट और अलाउड एनर्जी स्टेट। ओके, इन्होंने बोला यहाँ पे क्या कि जो एनर्जी होती है मेनली इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट के अंदर वो चेंज नहीं होती टाइम के साथ। ठीक है, मतलब कहने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो जो एनर्जी होती है उस ऑर्बिट की वो हमेशा कांस्टेंट होती है, वो ऑलवेज हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, उस ऑर्बिट की एनर्जी कांस्टेंट होती है। ओके, एंड हेंस दीज ऑर्बिट्स को क्या कहा जाता है, स्टेशनरी स्टेट और अलाउड एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेशनरी स्टेट मेनली जो रिप्रेजेंट, मतलब जो मेनली यूज किया गया है वो किसके लिए किया गया है कि इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट जो वो जो एनर्जी है ऑर्बिट की वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वहां पे क्या नाम है वो है, मतलब कि आप ये नहीं बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वहां स्टॉप है, मतलब कि वो रिवॉल्व नहीं कर रहा है, नहीं। इलेक्ट्रॉन तो हमारा पता है ना कि वो कंटिन्यू रिवॉल्व करता है, वो स्टॉप नहीं होगा। यहाँ पे देखो एक स्पेशल नोट भी दिया है, नोट में क्या दिया है कि स्टेशनरी डज नॉट रिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज स्टेशनरी but it reflects the energy of orbits which is constant। इन्होंने बोला कि स्टेशनरी उसे रिफ्लेक्ट नहीं करता कि इलेक्ट्रॉन हमारा रुक गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अभी भी रिवॉल्व कर रहा है, बट जो एनर्जी है ऑर्बिट्स की वो हमारी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये दिस इज द मेन पोस्टुलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। और ये समझना, मतलब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैं मतलब हम लोग भी समझ जाते हैं ना कि स्टेशनरी मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन रुक गया, नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं रुक रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। मेनली क्या है कि जो एनर्जी है वो ऑर्बिट की क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, उसके लिए हमने यहाँ पे ये टर्म यूज की गई है, स्टेशनरी स्टेट और अलाउड एनर्जी स्टेट। तो हमारे टोटल कितने, अभी 2 पोस्टुलेट्स मैंने एक्सप्लेन किए। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है हमारा, थर्ड। ओनली डेड पाथ इज परमिटेड फॉर इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व अराउंड द nucleus in which the angular momentum of electron is equal to a whole number multiply of h pi 2 divided by 2 pi। h is Planck constant। ओके, तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि ओनली डेड पाथ, वो पाथ हम अलाउ करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन का वो पाथ अलाउ होगा जिस, मतलब वो रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। मतलब उसका जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो किसके इक्वल होना चाहिए, वोल नंबर मल्टीप्लाई के ऑफ एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। ओके, मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन पाथ के अंदर जब ही रिवॉल्व कर पाएगा, जब ही अलाउ कर पाएगा पाथ के अंदर मतलब रिवॉल्व घूमना, जब उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इक्वल होगा किसके, वॉल नंबर मल्टीप्लाई के ऑफ एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। एच हमारा यहाँ पे क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। 2 पाई भी ऑलरेडी हमारी क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। ओके, अब हम सब जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल होता है mvr। m क्या होता है, वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, अब एक हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि इफ एमवीआर किसके इक्वल है, एनएच डिवाइडेड बाय 2 पाई के। एन हमारा मेनली क्या होता है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, और यहाँ पे अगर हम अब देखें इसके एग्जाम्पल कि अगर मैं यहाँ पे एन की वैल्यू क्या पुट कर दूं, 1, इफ एन इज इक्वल टू 1 तो एमवीआर किसके इक्वल होगा, 1 इंटू एच डिवाइडेड बाय 2 पाई, जो कि किसके इक्वल होगा, एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो एमवीआर किसके इक्वल होगा, 2h डिवाइडेड बाय 2 पाई। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा हमारा, h डिवाइडेड बाय पाई। रिमेनिंग क्या आया, h डिवाइडेड बाय पाई। तो देयरफॉर दिस पोस्टुलेट्स इंट्रोड्यूस क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो मेनली जो थर्ड पोस्टुलेट है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मेनली क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्वांटाइजेशन के बारे में ऑफ एंगुलर मोमेंटम के
ऑफ इलेक्ट्रॉन के, कि वही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर पाएगा पाथ में जिनका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, होल नंबर मल्टीप्लाई के ऑफ h डिवाइडेड बाय 2 पाई। ओके, अब हमारा फोर्थ आता है। फोर्थ पोस्टुलेट्स क्या होता है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी चेंज ओनली व्हेन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई टू एटम और सम एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एटम। इन्होंने बोला कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की चेंज जब भी होगी जब हम एनर्जी सप्लाई कर रहे होंगे एटम को, या फिर एनर्जी हमारी क्या हो रही होगी, एमिट हो रही होगी किससे, एटम से। सो देयर आर टू पॉसिबल वेज, ठीक है, फॉर चेंजिंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज करने के ओनली टू ही पॉसिबल वेज है। ओके, फर्स्ट क्या है, इफ एनर्जी सप्लाई टू एन एटम, जब हम एनर्जी क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं क्या, एटम को, तो ये कौन सा केस हो गया, एब्जॉर्प्शन का, ठीक है ना। एनर्जी क्या कर रहे हैं, जब सप्लाई कर रहे हैं किसे, एटम को, तो ये एक तरह से हम समझने के लिए बोल सकते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन केस है। आगे बताऊंगी कैसे है। बी है कि इफ एनर्जी एमिटेड बाय द एटम, जब हमारी एनर्जी क्या हो रही है, एमिट हो रही है किससे, एटम से। एमिट मतलब हम एमिटेड को बोल भी सकते हैं कि रिलीज होना, ठीक है ना। अब इस पोस्टुलेट को और अच्छे से समझने के लिए वन बाय वन हम डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, फर्स्ट केस है इफ एनर्जी सप्लाई टू एन एटम, अगर मैं एनर्जी क्या कर रही हूँ, सप्लाई कर रही हूँ किसको, एटम को। आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, एटम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये हमारा एटम है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा हमारा क्या है, एक एटम है। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब मैं बताऊंगी कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये एरो जो शो हो रहा है रेड कलर का, ये क्या हो रहा है, एनर्जी आ रही है, जो कि एटम क्या कर रहा है, ये पूरा एटम एब्जॉर्ब कर रहा है। तो वो एनर्जी क्या कर रहा है, जब एब्जॉर्ब करेगा तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे, ये देखो, ये जो ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है हमारे ग्राउंड स्टेट में, वो एनर्जी क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और कहाँ पे जंप करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में। ये देखो इलेक्ट्रॉन अब कहाँ पे मूव कर रहा है, कहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, एक्साइटेड स्टेट में है ना, तो वहां पे क्या कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं। तो ये हमारी क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट। तो ये वाला केस मेनली किसे कंसिडर किया जाता है, एक्साइटेड स्टेट को। जब एनर्जी सप्लाई करते हैं एटम को, तो जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेनली क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और जंप करते हैं, ठीक है ना, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में। ये मेनली हमारा क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट का केस होता है, आप देख भी सकते हैं। सेकंड, ये डायग्राम से आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड हमारा मेन सेकंड आता है केस, कौन सा, इफ एनर्जी एमिटेड बाय द एटम, जब एनर्जी हमारी क्या हो रही है, एमिट हो रही है किससे, एटम के द्वारा। आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, पूरा एटम है। यहाँ पे क्या है कि अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा है ना, ठीक है। तो वहां पर क्या है, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा है, तो वो जब ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो कुछ एनर्जी क्या करेंगे, अपनी रिलीज करेंगे। आप देख सकते हैं थ्री जो एरोज है क्या कर रहे हैं, एनर्जी इस एटम से यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो ये किसका केस है, एमिशन का। तो टोटल 4 पोस्टुलेट्स थे बोर्स एटॉमिक मॉडल के, जो कि आप लोगों को समझ आएंगे। अब हम इसकी स्टडी करते हैं इसके बाद लिमिटेशंस की, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ बोर्स थ्योरी, कि बोर्स थ्योरी क्या क्या चीज नहीं बता पाया था, किस चीज में वो फेल हो गया था, ये मॉडल किस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो वन बाय वन फर्स्ट आता है कि दिस मॉडल वाज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम, इट वाज फेल टू एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम। इन्होंने बोला कि ये मॉडल जो है ओनली एप्लीकेबल किसके लिए था, हाइड्रोजन एटम के लिए। इसने मेनली बोर्स एटॉमिक मॉडल ने ओनली जो बताया था वो मेनली एक हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया था, या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में बताया था, जिसके अंदर ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बट ये फेल हो गया था क्या, एक्सप्लेन करने के लिए मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम को। ओके, हाइड्रोजन लाइक एटम हमारे क्या हो सकते हैं, हीलियम प्लस भी हो सकता है, लिथियम प्लस 2 भी हो सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि हाइड्रोजन लाइक एटम होते क्या है, ठीक है। हाइड्रोजन के जैसे ही होते हैं, बस उसमें क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये थ्योरी मेनली किसके लिए फेल हो गई थी, एक्सप्लेन करने के लिए मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। फिर सेकंड लिमिटेशन क्या थी कि इट वाज नॉट आल्सो अकॉर्डेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये जो थ्योरी थी बोर्स की, वो किसके अकॉर्डिंग नहीं थी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता क्या है, ये मेनली क्या होता है कि ये प्रिंसिपल होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली बोथ पोजीशन एंड वेलोसिटी, ठीक है ना, ऑफ किसकी, जो हमारा मूविंग, जो हमारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उनकी पोजीशन और वेलोसिटी सेम टाइम पर डिटरमाइन करना, वो भी एक साथ क्या है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना।
वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बोलता है, बट ये जो बोर्स थ्योरी थी उसने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपनी थ्योरी नहीं दी थी, उसके अकॉर्डिंग नहीं दी थी। तो ये इसकी एक लिमिटेशन और है। सेकेंड, थर्ड लिमिटेशन क्या है, इट वॉज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। ये क्या था, अनेबल था एक्सप्लेन करने के लिए भी क्या, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स की। ओके अब नेक्स्ट लिमिटेशन है फोर्थ, दिस मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट। ये मॉडल क्या था, मेनली अनेबल था एक्सप्लेन करने के लिए क्या, जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट। देखो अब ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि ठीक है ये जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट जो था एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट ये क्यों नहीं कर पाया, क्या रीजन था इसका, और जीमैन और स्टार्क इफेक्ट होते क्या है। तो देखो मैं एक एक चीज बताती हूँ। इन्होंने बोला मेनली रीजन ये था कि जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट मेनली बेस्ड होता है किस पर, स्प्लिटिंग पर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की, ठीक है, जो कि बोर्स थ्योरी उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इसका रीजन क्या था कि फर्स्टली बोर्स थ्योरी क्या था, फेल हो गई थी क्या, एक्सप्लेन करने के लिए स्पेक्ट्रा ऑफ एटम का हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके स्पेक्ट्रा को बोर्स थ्योरी क्या थी, एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो इसके कारण क्या था कि वो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट, क्योंकि ये भी किस पर बेस्ड है, ये मेनली स्पेक्ट्रा पे ही बेस्ड है, स्प्लिटिंग पर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अब देखो जीमैन इफेक्ट होता क्या है, जीमैन इफेक्ट क्या होता है हमारा, जीमैन इफेक्ट एक तरह से स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की ऑफ एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, किसकी प्रेजेंस में होती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, प्रेजेंस में होती है। यहाँ से क्या होता है, एमिटेड होती है जो एटॉमिक रेडिएशंस, वो क्या होती है, एक मतलब इसका क्या होता है, प्रोसीजर होता है, ठीक है ना। तो मेनली अभी आप लोगों को जीमैन इफेक्ट इतना ही समझना है कि जीमैन इफेक्ट होता क्या है, और क्या नाम है, ये क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाया, अनेबल क्यों था, क्योंकि ये ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर पाया थी बोर्स थ्योरी, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट है उसके स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब नेक्स्ट क्या आता है, स्टार्क इफेक्ट। तो जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट जो है दोनों ही क्या है, सेम है। जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या है, दोनों ही सेम है। देखो नेक्स्ट आता है हमारा स्टार्क इफेक्ट। तो जो स्टार्क इफेक्ट है आप देख सकते हो वो भी क्या है, सेम है बिल्कुल जीमैन इफेक्ट की तरह, बस यहाँ पे हम मेनली क्या यूज करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में है। तो स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, इसमें भी क्या होता है कि स्प्लिटिंग होती है किसकी, स्पेक्ट्रल लाइंस की ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये क्या होती है, एमिट होती है एटॉमिक रेडिएशंस। तो सेम ही इफेक्ट है, बस रीजन क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट में, कि जीमैन इफेक्ट किसकी प्रेजेंस में होता है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में होता है, और स्टार्क इफेक्ट किसकी प्रेजेंस में होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होता है। ओके अब लास्ट आता है कि बाय यूजिंग दिस मॉडल वी कैन नॉट एक्सप्लेन द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल। इन्होंने बोला कि इस मॉडल के मतलब ये जो मॉडल है, इस मॉडल से जो हमने ये बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा, इससे हम क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इंटेंसिटी किसकी, स्पेक्ट्रल लाइंस की जो प्रोड्यूस होती है किसके द्वारा, बाय द क्वांटम के द्वारा, बाय स्ट्राइक करके किस पर, ऑन फोटोग्राफिक प्लेट पर। आपने देखा था ना अभी जीमैन और स्टार्क इफेक्ट में भी क्या हो रहा था, एमिट हो रही थी एटॉमिक रेडिएशंस। तो क्या होती है कि फोटोग्राफिक प्लेट पर जैसे ही वो अटैक करती हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती है, फॉर्म्ड होती है। तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म्ड होती है उसी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एटम है, ठीक है, यहाँ से क्या हो रही है, हमें हमारी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। यहाँ से अभी आप देखोगे ये एनर्जी रिलीज हो रही है, ये देखो ये फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या होगा, हमारा स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे क्या होंगी, स्पेक्ट्रल लाइंस हमारी फॉर्म्ड होंगी। तो उसकी इंटेंसिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस की जो स्प्लिटिंग होती है, जब वो सेपरेट सेपरेट लाइन फॉर्म करते हैं, उसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये ओवरऑल क्या था, लिमिटेशंस हमने इस मतलब इसमें स्टडी करी इस वीडियो के अंदर, और पोस्टुलेट्स हमने क्या किए, स्टडी किए। ओके होपफुली आप सभी को समझ आया होगा इस वीडियो में। थैंक्स ऑल, थैंक यू एंड जय हिंद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे, बाय बाय।